हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। हिस्ट्री का करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम्स एवं जनरल कंपटीशन, जनरल में जैसे रेलवे, बैंकिंग, SSC, बिहार SSC, इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, इन सारों के लिए एवं PCS एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये पीछे पूछे गए क्वेश्चन हैं जो कि विभिन्न PCS एवं IAS में भी पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो मुर्शीद कुली खान था। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो बी हो जाएगा, मुर्शीद कुली खान था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो प्लासी का युद्ध था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। डेट एग्जैक्ट क्या है? तो 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। निम्न में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो प्लासी का युद्ध था। ठीक है, बी आंसर होगा। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेट याद रखेंगे क्योंकि डेट से एग्जैक्टली क्वेश्चन कई बार पूछ भी दिए जाते हैं या फिर जब क्रम लगाने के लिए पूछा जाएगा तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे। 23 जून 1757 सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था कि युद्ध में, किस युद्ध में परास्त हुआ था? तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के द्वारा परास्त किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ए आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। सी आंसर हो जाएगा। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। सी आंसर हो जाएगा। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? तो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक रॉबर्ट क्लाइव को ही माना गया है। बी आंसर हो जाएगा। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक रॉबर्ट क्लाइव को माना गया है। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल में स्थित है। डी आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध लड़ा गया वर्ष कौन सा था? तो 1757 था। ठीक है, डेट क्या था एग्जैक्टली? तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो किसने की थी? तो मीर कासिम ने की थी। ठीक है, राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। डी आंसर होगा, मीर कासिम ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था कौन सा था? बक्सर का युद्ध था। ठीक है, बक्सर का युद्ध सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था तो वो था बक्सर का युद्ध। ए हो जाएगा। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ।
P.E. रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुत्व बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया था। ठीक है, इसलिए बक्सर के युद्ध को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे अधिक निर्णायक जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था तो वो था बक्सर का युद्ध। कब लड़ाया गया था? तो 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? मुगल बादशाह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। ध्यान रखेंगे, डी आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, कौन सी? तो बक्सर का युद्ध। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है तो बक्सर के युद्ध को मानी जाती है। ये आंसर हो जाएगा। 22 अक्टूबर 1764 में हुए बक्सर की युद्ध में अंग्रेज सेनापति कैप्टन मुनरो, हेक्टर मुनरो था, ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। अब भारत में कोई भी शक्ति अंग्रेजों के प्रतिशोध के लिए नहीं बची थी। इस युद्ध को अंग्रेजों की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता माना जाता है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता बक्सर में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो वो था बक्सर का युद्ध। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। यद्यपि प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में विजय ने बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाल दी थी, तथापि बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में विजय के बाद ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई। बक्सर के युद्ध के बाद मुगल सम्राट, बंगाल का नवाब एवं अवध का नवाब तीनों अंग्रेजों के कठपुतली शासक हो गए। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था, कौन था? तो वो था शाह आलम द्वितीय। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय, सी। ठीक है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए दिया जाता था तथा निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त था। ठीक है, उसे 1788 में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो
उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 1806 से 1837 और बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 57 ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी। ध्यान रखेंगे, सन 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 को। ठीक है, इलाहाबाद की संधि के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो रॉबर्ट क्लाइव। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा, उस समय मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय था, द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार दिए गए थे? तो लॉर्ड क्लाइव उस समय था, उसी को दिया गया था, उसी के कार्यकाल में। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी प्रदान हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब प्रदान की थी? तो 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि के द्वारा शाह आलम द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी गई थी। तो ये आंसर होगा, इसको ध्यान रखेंगे, डेट भी पूछे जाते हैं कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 12 अगस्त 1765 को। ठीक है, शाह आलम द्वितीय ने इस दीवानी प्रदान कर दी थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को बनाया था। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। ठीक है, शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी को सम्राट को 26 लाख रुपए तथा निजामत के काम व्यय के लिए 53 लाख रुपए देना था। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी के कार्य के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की थी। मोहम्मद रजा खान उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि अधिकार कंपनी के हाथ में था। ठीक है, काम भारतीयों द्वारा करवाया जाता था और अधिकार किसका था? तो कंपनी का था, इसलिए इसको द्वैत शासन व्यवस्था कहा जाने लगा था। ठीक है, काम तो भारतीयों से करवा रहे हैं निजामत और दीवानी का कार्य, लेकिन अधिकार जो था कंपनी का था, इस वजह से इसको ये द्वैत शासन व्यवस्था बोला जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को, ये भी पूछा जाता है। वर्ष 1765 के दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो किस जनजाति के? खासी जनजाति के। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो खासी जनजाति के संपर्क में सबसे पहले आए थे दीवानी प्राप्त करने के बाद में। ध्यान रखेंगे, 1765 में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई तथा बर्मा युद्ध के बाद
स्कॉट द्वारा सिलहट को जैंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा, जिसके विरोध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाली खासी जनजाति के लोगों ने अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। ठीक है, खासी जनजाति ने सबसे पहले खासी से ही इनका सामना हुआ था। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो अंबर का युद्ध, प्लासी युद्ध और बांडीवास युद्ध और बक्सर का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। बांडीवास का युद्ध 1760 और बक्सर का युद्ध 1764 और अंबर का युद्ध 1749 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अंबर का युद्ध 1749, प्लासी का 1757 और बांडीवास 1760, 1764 बक्सर का युद्ध। ये 1749 याद रखेंगे, ये सब तो आपको याद है। ठीक है, अंबर का युद्ध ध्यान रखेंगे। 1749 अंबर का युद्ध, अगस्त 1749, प्लासी 23 जून 1757। एग्जैक्ट डेट याद रखेंगे। प्लासी का युद्ध पूछा जाता है कई एग्जाम्स में, जनरल में भी और सिविल्स में भी पूछ दिए जाते हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। बांडीवास का युद्ध जनवरी 1760। किसके बीच? ये पूछा जाता है किसके बीच, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था ये बांडीवास का युद्ध 1760 में। और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है दोस्तों, तो इसको ठीक से कर लीजिए। ठीक है, और सेशन अगर पसंद आता हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बांडीवास के युद्ध 1760 में किस ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था? ठीक है, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था 1760 के बांडीवास के युद्ध में। सी आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध सही सुमेलित है? तो बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच बांडीवास का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के अधीन था। बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णयों पर पक्की मुहर लगा दी। बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो बांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट ने तथा फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंटी लाली ने किया था। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। यही पराजय भारत में उसके पतन की शुरुआत थी। ठीक है, यहीं से फ्रांसीसी हार गए, उनका पतन हुआ। ठीक है, चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, अंग्रेज की तरफ से कौन? लॉर्ड गफ, और इधर सिख नेता शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी गई थी, अनिर्णित हुआ था। खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में हुआ था, में निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया, जिसमें निजाम की हार हुई। ठीक है, बी के अतिरिक्त अन्य सभी गलत था यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठाओं ने किया था।
निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो वो थे मराठा। ठीक है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों द्वारा किया गया। 4 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी। इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। ठीक है, सालबाई की संधि के से प्रथम युद्ध बंद हुआ और वेलेस्ली ने 1802 ईस्वी में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया। ठीक है, सालबाई की संधि से प्रथम युद्ध बंद हुआ। वेलेस्ली ने, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1802 में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया। 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की रही सही शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की। ठीक है, 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की रही सही शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की थी। क्षेत्रीय राज्य और पंजाब एवं मैसूर। क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर के बारे में देखते हैं क्वेश्चन। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। कौन सम्मिलित था? तो श्रीनगर जो था रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। ध्यान रखेंगे, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था तो श्रीनगर सम्मिलित था। ध्यान रखेंगे, रणजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। संधि के तात्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रणजीत सिंह का सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का स्वप्न टूट गया। परंतु दूसरी ओर, जैसा कनिंघम ने कहा है कि रणजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। उसने 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर, 1834 में पेशावर को जीत लिया। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्पों में श्रीनगर रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। ठीक है, ये अमृतसर की संधि से रणजीत सिंह को पूरब की ओर विस्तार, मतलब कि सतलज नदी को पार करने का तो अनुमति नहीं मिला, लेकिन पश्चिम की ओर खुली छूट मिल गई, जिससे कि 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर, 1834 में पेशावर को जीत लिया गया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, रणजीत सिंह के बारे में। सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। ये आंसर हो जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। सी आंसर हो जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखते हैं 1798 में जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाव नदी में गिर गई। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। इस विजय के परिणाम स्वरूप रणजीत सिंह की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। उसने 1805 में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया। तत्पश्चात पंजाब की राजनैतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही उसके अधीन आ गई। ठीक है, राजनैतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही उनके अधीन आ गई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। ये आंसर हो जाएगा। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, शाह शुजा से प्राप्त किया था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि सब
धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। तो किसने कहा था? महाराजा रणजीत सिंह ने ही कहा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़क सिंह जो थे महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा। इसे अफीम खाने की आदत थी। इसके शासनकाल के दौरान शीघ्र ही दरबार में दो विरोधी दलों संघावालिया सरदार जैत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह तथा उनके भतीजे अजीत सिंह और डोगरा बंधुओं ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह की प्रतिद्वंदिता के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई। ठीक है, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो सिख राज्य का अंतिम राजा था दलीप सिंह। ठीक है, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो दलीप सिंह था। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 तक शासन किया था। 1843 से 1849 तक शासन किया था राजा दलीप सिंह ने। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है? तो 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था, ये सत्य है। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई, ये नहीं, गलत है। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था, ईसाई अपना लिया था। वह कभी भी रूस नहीं गए थे। ठीक है, और नासिक में उनकी अंत्येष्टि नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये सिर्फ आंसर है। 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, पता चल जाएगा। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह का निधन 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस फ्रांस में हो गया था। शेष सभी कथन असत्य है। दलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। इन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। इनकी अंत्येष्टि कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी, जबकि वहाँ, ठीक है, इंग्लैंड में इनकी अंत्येष्टि की गई थी। देखते हैं, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? ठीक है, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? देखते हैं एक्सप्लेनेशन। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने वर्ष 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस